Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Zunaira Zubair. I am here to present a lecture of analysis of financial statements. बेटे लास्ट लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उसका इंट्रोडक्शन और कुछ रेशोज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं और कैश फ्लोज़ क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। आज के लेक्चर में इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे हम कि ये क्या हैं और किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे आप प्रॉफिट और लॉस चेक कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस की। किसी की भी बिज़नेस को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इट मेजर्स द रिजल्ट्स ऑफ फर्म्स ऑपरेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। और इसमें जो किसी भी फर्म के या किसी भी बिज़नेस के जो ऑपरेशंस हैं या जो उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको हम किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हैं। द बॉटम लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट शोज़ द फर्म्स प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड। और उस फिर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए मतलब जिस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हम इसके एक्सपेंसेस, इसका रेवेन्यूज़ वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, उसकी बॉटम लाइन पे चेक करते हैं कि क्या उसको प्रॉफिट में जा रहा है वो बिज़नेस या लॉस में। जैसे कि बॉटम लाइन पे ही सेल्स गिवन होती हैं। सेल्स जो कि आपके बिज़नेस का रेवेन्यू होता है, उसमें से आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि प्रॉफिट में बिज़नेस है या लॉस में। वहाँ पे बिज़नेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर सेल्स कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो बिज़नेस लॉस में होगा। अगर सेल्स ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस बिज़नेस के कम हैं तो बिज़नेस प्रॉफिट की तरफ होगा। अब इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ टर्म्स होती हैं, सबसे पहले तो रेवेन्यू लिखा जाता है, जैसे सेल्स, जिसे हम सेल्स के नाम से लिखते हैं। तो सेल्स बेसिकली आपके बिज़नेस की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई चीज़ें आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं या यहीं कहीं से परचेज़ करके ला के सेल कर रहे हैं, यानी अल्टीमेट पर्पज़ तो उनको सेल करना ही होता है ना। अब उसमें दो तरह से आपका बिज़नेस होता है, या आप खुद ही वो चीज़ें बना के सेल कर रहे हों या फिर कहीं और से परचेज़ करके यानी किसी सप्लायर से परचेज़ करके ला रहे हैं और फर्दर उसको सेल कर रहे हैं अपने बिज़नेस में आगे। तो या तो आप अपनी कंपनी से प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं, या अगर सर्विसेज ने या फिर मतलब सपोज अगर ऐसा है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिज़नेस दो तरह के होते हैं, यहाँ जहाँ या तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेल एंड परचेज़ हो रही होती है या फिर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो आपके बिज़नेस से जब भी कोई भी बिज़नेस है, कोई फर्म है, कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके या सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो भी अमाउंट रिसीव करती है वो रेवेन्यू कहलाता है या सेल्स कहलाती है। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में जो चीज़ आप मेंशन करते हैं वो सेल्स होती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ें सेल करनी है तो उसको सेल करने पे कोई एक्सपेंस ही नहीं आता। सपोज़ आप कोई छोटी सी शॉप भी ओपन करते हैं तो उसके लिए भी मतलब जब आपने कोई चीज़ें सेल करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक दुकान, वहाँ पे फिर आपके साथ सेलमैन वहाँ पे होना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह आता है। तो ये जो चीज़ें मतलब डायरेक्ट रिलेट कर रही हूँ चीज़ों को सेल करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने में, यानी रेवेन्यू अर्न करने में या सेल्स करने की सूरत में, चीज़ों को सेल करने की सूरत में जो भी एक्सपेंसेस लगा रहे होते हैं वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। यानी चीज़ों को सेल करने में जो कास्ट लगानी पड़ रही होती है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। नेक्स्ट वन जो टर्म है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बिज़नेस के डे ऑपरेशंस में जो भी एक्सपेंसेस लगा रहे होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। बिज़नेस ने कहीं ना कहीं से कर्ज़ लिया होता है, वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है, और जो टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह से आपके सामने ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है जिसमें सेल्स यानी रेवेन्यू में से आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। इसी तरह से उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो फर्दर जो आपके पास रह जाता है वो ऑपरेटिंग इनकम होती है। ऑपरेटिंग इनकम में से आप माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को तो वो इक्वल होता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस के। उसमें से फर्दर आप इनकम टैक्स यानी जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है उस पर आप टैक्स माइनस कर देते हैं तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू रह जाती है वो नेट इनकम या नेट लॉस होती है। इसी तरह से बेटे आपके सामने एक कंप्लीट एग्जांपल दी हुई है सेल्स
मतलब जो भी ये टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस की, आपके बिज़नेस में जो भी रेवेन्यू हुआ यानी जो सेल्स हुई उसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप माइनस करते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हों उनको माइनस करके ऑपरेटिंग इनकम और इसी तरह से फाइनल इनकम तक आप कैलकुलेट करते हैं। बेटे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी वो स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों ने पहले काफ़ी दफ़ा वर्किंग की हुई है, इन स्टेटमेंट्स को बनाया हुआ है। अकाउंटिंग में भी आप लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की होंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हमने इन पे बात की हुई है। तो ये ऐसा आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करने का मकसद ये था कि अगर आपको जो पेपर में एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करने पड़ते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर इनकम स्टेटमेंट का कॉमन साइज़ एनालिसिस करने के लिए आपको कहा जाता है, तो कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट रिलेट्स द इनकम स्टेटमेंट रिस्टेट्स द इनकम स्टेटमेंट आइटम्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। परसेंटेज ऑफ सेल से मुराद ये होता है कि आप जब भी कॉमन साइज़ एनालिसिस करने लगते हैं उसमें जो भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हों या इनकम टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो उन सबको हमने रिलेट करना होता है सेल्स के साथ और चेक करना होता है कि वो सारे एक्सपेंसेस या वो सारे प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है। जैसे हम छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ आपके सामने एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। सेल्स हैं $600, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है $460। तो हमने ये चेक करना है कि ये सीजीएस सेल्स का कितने परसेंट है, तो हम सीजीएस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे सेल्स पे। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट है तो 140 को डिवाइड करेंगे 600 पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो 65 को डिवाइड करेंगे 600 पे। तो इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं और जहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ सेल्स चेक कर रहे होते हैं इसको हम कॉमन साइज्ड इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। प्रॉफिट टू सेल्स एनालिसिस फ्रॉम कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट। आप जो भी आप कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं वहाँ पे, वैसे तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशोज़ में भी डिस्कस किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सेल्स के साथ ही रिलेट किया जा रहा होता है ना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल्स का। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी और इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। तो ये तीनों टर्म्स आपको यहाँ पे गिवन है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी आप नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स या नेट सेल्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेशोज़ भी आप रेशोज़ या प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है ये आप चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन जो स्टेटमेंट है हमारे पास, नेक्स्ट वन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाती है और ये बैलेंस शीट भी एक स्पेसिफाइड डेट पे बनाई जाती है, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनाई जाती है। जैसे एट द ईयर एंड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड, फिस्कल पीरियड के एंड पे। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट आप बनाते हैं, जो भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसमें तीन तरह की तीन तरह की टर्म्स होती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। एसेट्स बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं किसी भी फर्म के, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के। लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी इंडिकेट हाउ दोज रिसोर्सेज आर फाइनेंस। और लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी बेसिकली ये कि उन सोर्सेज को अब आप किस तरीके से फाइनेंसिंग कर रहे हैं उनसे। अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट में मतलब जो फॉर्मेट होता है आपके पास, वहाँ पे जो जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप चल रहे होते हैं वहाँ पे इक्वेशन तो नहीं बनाते, वो तो अकाउंटिंग इक्वेशन अलग से हम लोगों ने डिस्कस मतलब अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन को। लेकिन जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसमें भी बेसिकली वही चीज़ें आ रही होती हैं। एक साइड पे एसेट्स और दूसरी साइड पे इक्वल होते हैं ये एसेट्स लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के, जैसे कि यहाँ पे ये फार्मूला भी मेंशन है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, द ट्रांजेक्शन्स इन बैलेंस शीट आर रिकॉर्डेड हिस्टोरिकली एट कॉस्ट प्राइस, सो द बुक वैल्यू ऑफ अ फर्म मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स करंट मार्केट वैल्यू। सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि बिज़नेस में जो कॉस्ट प्राइस पे चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, बिज़नेस की मतलब हर एसेट की, इन्वेस्टमेंट की जो भी बुक वैल्यू यहाँ पे मेंशन होती है, यानी बैलेंस शीट में जो चीज़ें जिस वैल्यू पे मेंशन होती हैं वो मार्केट वैल्यू से डिफरेंट होती है। मार्केट वैल्यू सपोज हम किसी
इन्वेस्टमेंट की कंसीडर करते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट को अपने पास जो उसकी बुक वैल्यू थी, उसकी जो इनिशियल कॉस्ट थी, उसको सपोज़ कि वो 40,000 थी, आपने उसको 40,000 पे ही लिखना है। आपने मार्केट वैल्यू को देखते हुए बार बार उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो बाजू का इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज़ कर रही होगी, डिक्रीज़ कर रही होगी। तो हम हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे ही, या जो इनिशियल कॉस्ट होती है उसी पे एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, इक्विटी को, हर चीज़ को उसी पे मेंशन करते हैं। बैलेंस शीट में जो टर्म्स होती हैं, सबसे पहले एसेट्स होते हैं। एसेट्स में भी फर्दर कैटेगरीज़ हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, इन्वेंट्री एंड अदर एसेट्स होते हैं। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स जो भी मतलब करंट एसेट्स बेसिकली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना, और उसमें अगर फर्दर उसको कैटेगराइज किया जाए तो उसमें लिक्विड एसेट्स भी आ जाते हैं, क्विक एसेट्स भी, जिनको आप फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स जो जिनसे आप बेनिफिट ले रहे होते हैं मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा जो चीज़ें जो आपको एसेट जो है वो फ़ायदा दे रहे हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे आपके पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, और कोई भी कीमती चीज़ है। अदर एसेट्स में ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, गुडविल हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं। इसी तरह से जो सेकंड मतलब इसके 2 पोर्शन होते हैं। एक साइड पे तो आपने एसेट्स मेंशन कर लिए, और एसेट्स की फर्दर कैटेगरी करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स में। और इसी तरह से जो दूसरी साइड पे आप मेंशन करते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। लाइबिलिटीज़ सबसे पहले आपके वो वाजिबात होते हैं, जैसे आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज़ लिया हुआ है, सप्लायर को कुछ अमाउंट देने वाली है, या किसी क्रेडिटर से जो आपने अमाउंट ली हुई है और उसको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे करना होता है। तो ये आपके कर्ज़े जो हैं वो, यानी जो वाजिबात हैं, लाइबिलिटीज़ में मेंशन किए जाते हैं। आप उसकी भी 2 कैटेगरीज़ होती हैं, कुछ करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ बेसिकली ये कि जो विदिन अ ईयर, यानी जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी पड़े, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा के लिए हो, यानी आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि 1 साल के बाद वो अमाउंट आप पे कर सकते हैं, या ज़्यादा सालों के लिए वो आप अमाउंट यूज़ कर रहे होते हैं और फिर बाद में आप वो कर्ज़ा ज़्यादा अदा करते हैं। इसी तरह से इसको फर्दर कैटेगराइज भी किया हुआ है कि करंट डेट में अकाउंट्स पेएबल होते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं, और शॉर्ट टर्म नोट्स या शॉर्ट टर्म डेट्स वगैरह कंसीडर किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म डेट और ऐसी बोरिंग्स होती हैं, ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसको आप 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद रीपे करते हैं। नेक्स्ट वन, इक्विटी। इक्विटी बेसिकली शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी फर्म में। अब इन्वेस्टमेंट प्रेफर्ड स्टॉक में भी होती है, कॉमन स्टॉक में भी होती है। इसका डिफरेंस बेटे ऑलरेडी आप जानते हैं। कॉमन स्टॉक वो स्टॉक होता है, यानी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही होती है कॉमन स्टॉक होल्डर पे। यानी जो भी डिविडेंड पे किया जाता है, वो सबसे पहले जो भी आपके बिज़नेस का प्रॉफिट होता है उसमें से जो आपने अमाउंट एज अ डिविडेंड पे करनी होती है, वो पहले प्रेफर्ड स्टॉक पे, यानी स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो उस पर डिविडेंड के तौर पे कर दी जाती है। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचती है तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के साथ वो शेयर की जाती है, अगर ना हो तो वो नहीं भी पे की जाती। ट्रेजरी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जिसको यानी कंपनी दोबारा से परचेज़ कर सकती है अपनी कंपनी में। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली वो अमाउंट होती है आपके पास जो बिज़नेस का नेट प्रॉफिट होता है, नेट इनकम होती है, उसमें से कुछ अमाउंट तो आप डिविडेंड पे कर देते हैं और कुछ अपने पास आप रिटेन करते हैं। मतलब अगर बिज़नेस में कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, कभी भी अनएक्सपेक्टेड कोई ज़रूरत पड़ जाती है आपको, तो आप वो कैश वो वाला कैश या वो अमाउंट यूज़ कर सकते हैं जो आपने रिटेन करके रखा हुआ होता है। या अगर किसी साल में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो आपके पास जो अमाउंट आपने रिटेन की हुई है उसमें से आप डिविडेंड्स वगैरह पे कर सकते हैं। इसी तरह से बैलेंस शीट की का एक फॉर्मेट आपके सामने गिवन है जिसमें एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और फिर टोटल एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। ऑनर्स इक्विटी में प्रेफर्ड स्टॉक लिखा जाता है, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग। ये चीज़ बेटे क्लियर रहनी चाहिए। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मतलब क्लास में ही क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज करती थी आपको कि हम ऑनर्स इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग को लिखते हैं या नहीं लिखते। तो बेटे रिटेन्ड अर्निंग और कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, ये सब कुछ इक्विटी का ही पोर्शन होता है।
तो ये टोटल ऑनर्स इक्विटी आपके पास आ जाती है। फिर इस साइड का जब आप टोटल करने लगते हैं तो उसमें टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी दोनों चीज़ों को आपने मेंशन करना होता है। इसी तरह से बेटे आपके सामने एक कंप्लीट स्केच है, एक बैलेंस शीट गिवन है 2009 की और 2010 की, और तीसरे कॉलम में उसका दोनों सालों का डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है। इसमें आपके पास एसेट्स में करंट एसेट्स मेंशन है, फिक्स्ड एसेट्स मेंशन है, और फिर डेट और इक्विटी भी मेंशन है, और लास्ट पे इसको लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी को टोटल भी किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी का टोटल जो है वो सेम आ रहा है। उम्मीद करती हूँ बेटे इन दोनों स्टेटमेंट्स की, यानी ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आज हमने डिस्कस की, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इनमें जो जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और कामयाबियों से नवाज़े, आमीन।